वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक एंथोलॉजी बेस्ड मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है हर, HER हर। एक्चुअली इस मूवी में 5 शॉर्ट स्टोरीज है। इन पांचों में से एक को मैंने हटा दिया और इसी तरह ये 5 कहानियाँ एक दूसरे से कनेक्टेड है। स्पेशली ये मूवी लड़कियाँ और औरतों के लिए है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही क्रेडिट सीन में सिंबॉलिकली ये दिखाया जाता है कि एक लड़की को किस तरह से सोसाइटी बांध के रखती है। वो लड़की कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए सक्सेस पाना चाहती है, लेकिन सोसाइटी वाले ऐसी लड़कियों को दबा देते हैं। लेकिन ऐसी ही लड़की स्ट्रॉन्ग बनती है जो सोसाइटी से विरुद्ध जाकर अपने सक्सेस को हासिल करे। पहली कहानी में एक घर को दिखाया जाता है और फिलहाल उस घर की दीवारों पर कुछ चूंटियां जा रही होती है। इसी घर में आमी नाम की एक लड़की रहती है। अब आमी के बारे में बात करें तो शायद इसके घर में इसके माँ बाप मौजूद नहीं। जॉब के लिए ट्राई करते हुए मोहल्ले वाले बच्चों को ट्यूशंस बोलती रहती है और आज भी आमी का एक इंटरव्यू होता है। फटाफट से अपने कपड़े शपड़े आयरन करने लगती है। इसी दरमियान में आमी का BF आमी को कॉल करने पर आमी अपने BF से बात करती रहती है। इसी दरमियान में इसके घर की एक चींटी उस साड़ी के अंदर चली जाती है और ये चीज आमी ऑब्जर्व नहीं करती। खैर बाद में फटाफट से रेडी शेडी होकर बस स्टॉप पर जाने लगती है अपना रिज्यूम लेकर। तभी एक कचरे वाली औरत आमी को जाता हुआ देख इसको पूछने लगती है कि इतनी जल्दी जल्दी कहाँ पर जा रही हो बेटा। आमी यही कहने लगती है कि आंटी आज मेरा इंटरव्यू है। कि बेटा तुम फटाफट से अच्छी सी जॉब हासिल करके शादी कर लो। तुम्हारी माँ की यही ख्वाहिश थी, लेकिन क्या करें, आजकल की सोसाइटी में अकेली लड़की सरवाइव नहीं हो पाएगी। सो एक लड़की को मर्द की सख्त जरूरत है बेटा। अकेली लड़की को देखकर दुनिया वाले अनाप शनाप बकते रहते हैं, इसीलिए जल्द से जल्द तुम शादी कर लो बेटा। अब आमी जल्दबाजी में होने की वजह से उस आंटी को हाँ का जवाब देते हुए फटाफट से बस स्टॉप पर जाने लगती है। बस स्टॉप पर जाने के बाद बहुत देर तक आमी इंतजार करने लगती है, लेकिन ये एक बस भी वहाँ से गुजरती नहीं। उसी बस स्टॉप पर आमी ये ऑब्जर्व करती है कि वहाँ के कुछ मर्द इसको ही देख रहे हैं। थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगती है। उसी वक्त इस बस स्टॉप पर एक बस आने लगती है। जब आमी इस बस के अंदर जाने ही वाली होती है तो तभी एक बंदा जानबूझकर आमी को टच करने लगता है। कहने लगता है कि मैडम जल्द से जल्द चढ़िए ना। लेकिन आमी उस बस में नहीं जाती, जिसकी वजह से वो बस वहाँ से चली जाती है। बाद में आमी उसी बस स्टॉप के खोपचे में आकर अपनी साड़ी को थोड़ा हिलाने लगती है। मतलब इसको ऐसा लगता है कि इसकी साड़ी के अंदर कुछ है। बाद में दोबारा बस का इंतजार करने लगती है, लेकिन बहुत देर तक बस वहाँ पर नहीं आती, जिसकी वजह से एक ऑटो वाले बंदे को रोककर उसकी ऑटो में बैठ जाती है। उस ऑटो वाले बंदे को एड्रेस बताकर फटाफट से वहाँ पर जाने के लिए कहती है, लेकिन ये ऑटो वाला बंदा अपने आप को सजने संवारने लगता है कि पीछे लड़की बैठी है और उसी तरह सामने वाला मिरर आमी की तरफ पलटाकर बस उसे ही देखते रहता है। अब ये देखकर आमी बहुत गुस्सा होने लगती है, लेकिन इस ऑटो वाले बंदे को कुछ भी नहीं कहती क्योंकि इसे तो इंटरव्यू पर जाना है, लेट हो सकता है। तभी आमी दोबारा अनकंफर्टेबल होने लगती है। मतलब इसके साड़ी के अंदर कुछ चुभ रहा होता है, जिसकी वजह से आमी उस ऑटो वाले बंदे को पब्लिक टॉयलेट के पास रुकाकर उस टॉयलेट के अंदर जाने लगती है। लेकिन शायद अंदर कोई होता है, बहुत देर तक दरवाजा ओपन ही नहीं करता। बार बार दरवाजा खटखटाने पर एक मर्द वहाँ से बाहर आता है और बहुत ही अजीब की निगाहों से देखने लगता है। अब आमी इस बंदे को भी कुछ भी ना कहते हुए पैदल ही एक और पब्लिक टॉयलेट के पास जाने लगती है। आमी के प्रॉब्लम कुछ ज्यादा होने की वजह से फटाफट से एक घर में जाकर एक बंदे से पूछने लगती है, क्या मैं आपका टॉयलेट यूज कर सकती हूँ? घर में कोई औरत है प्लीज। वो बंदा आमी को ऊपर से नीचे देखते हुए अपनी वाइफ को बुलाने लगता है कि देखो यहाँ पर कोई लड़की आई है। आमी इस औरत से यही कहने लगती है, क्या मैं आपका टॉयलेट 5 मिनट के लिए यूज कर सकती हूँ? वो औरत गुस्से में कहने लगती है कि अनजान लोगों को हम घर में नहीं आने देते और वैसे भी पब्लिक टॉयलेट है ना, वहाँ पर जाओ। आमी बहुत रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी वो औरत नहीं सुनती, जिसकी वजह से आमी दोबारा पैदल ही वहाँ से जाने लगती है। दरमियान में एक होटल पर भी जाती है, लेकिन नो यूज। तभी आमी के पास वही ऑटो वाला बंदा आता है। कहने लगता है, अरे मैडम अभी भी अपने एड्रेस पर नहीं गई, चलिए मैडम मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। तो आमी सोच लेती है चलो ऑफिस पर जाकर मैं देख लूंगी। लेकिन आमी की प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही होने की वजह से उसी ऑटो में अपना हाथ अपने साड़ी के अंदर रखकर कुछ ढूंढने लगती है। अब ये सारी हरकतें वो ऑटो वाला बंदा अपने मिरर के जरिए से देख रहा होता है। आमी बहुत ही मुश्किल के साथ अपने साड़ी के अंदर से उस चींटी को बाहर निकालती है, तब जाके इसको थोड़ा रिलैक्स मिलता है। थोड़ी देर के बाद आमी का एड्रेस आने पर आमी ऑटो से उतरकर उस ऑटो वाले बंदे को पैसे देने लगती है। तभी भी ये ऑटो वाला बंदा आमी को ऊपर से नीचे देख रहा होता है।
तभी आमी ये ऑब्जर्व करती है कि इस ऑटो वाले बंदे की लुंगी थोड़ी ऊपर चढ़ी है, मतलब इसकी टांगे नजर आ रही होती है। ये देखकर आमी को गुस्सा आकर गुस्से भरी निगाहों से देखने लगती है। तो इसी नजरों को देखकर वो ऑटो वाला बंदा अपनी लुंगी उतारने लगता है, जिसका मतलब पब्लिक प्लेसेस में मर्द किसी भी हालत में हो सकते हैं। लेकिन जब लड़कियां किसी भी चीज से अनकंफर्टेबल फील होने लगती है तो सारे लोग उसी लड़की को देखते हैं। यही कॉन्फिडेंस के साथ आमी वहाँ से जाने लगती है, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर। इसी मैसेज के साथ ये पहली कहानी खत्म होती है। दूसरी कहानी में दो बुजुर्ग कपल को दिखाया जाता है, शांता और उसका हस्बैंड विजय कुमार। इतनी उम्र होने के बावजूद भी ये दोनों बहुत ही रोमांटिक होते हैं, स्पेशली बुढ़ऊ। और इसी तरह विजय कुमार को किसी भी चीज की जरूरत हो तो शांता को ही आवाज देते रहता है कि शांता टाइम कितना हुआ, शांता चाय ला कर दो, शांता न्यूज़पेपर ला कर दो, शांता नाश्ता तैयार करो। इस तरह से 24 घंटों में 100 मर्तबा तो शांता का ही नाम जपते रहता है। और उसी तरह आज इन दोनों का मैरिज एनिवर्सरी होती है। इन दोनों के बच्चे शायद फॉरेन में रहते हैं, अभी तक इनको कॉल नहीं किया, विश नहीं किया। खैर इसके बाद विजय कुमार शांता को नया फोन दिलवाने के लिए एक मोबाइल शॉप पर जाता है। एक मोबाइल खरीदने पर अलेक्सा भी फ्री का ऑफर होता है यहाँ पर। अब ये विजय कुमार उस बंदी से पूछने लगता है कि अलेक्सा क्या है, ये कौन सा डिवाइस है। वो बंदी विजय कुमार को समझाने लगती है। घर आने के बाद विजय कुमार अपने किसी पड़ोसी को बुलाकर अलेक्सा को दिखाते हुए इसके बारे में पूछने लगता है। तो वो बंदा अलेक्सा को सब कुछ सेट कर देता है। तो बाद में अलेक्सा की हरकतें देखकर विजय कुमार शॉक में रह जाता है। हर वक्त अलेक्सा को अपने पास रखकर इसी से काम लेने लगता है, जैसे अलेक्सा अब टाइम कितना हुआ है बोलो, मेरे लिए एक गाना गा दो, ये स्टोरी सुना दो, वो स्टोरी सुना दो। शांता जब खीर बनाती है तो विजय कुमार अलेक्सा से कहने लगता है कि एक अच्छी सी खीर की डिश मेरे पत्नी को सुना दो अलेक्सा। इस तरह से शांता विजय कुमार से दूर हो जाती है अलेक्सा आने की वजह से। एक दिन विजय कुमार किसी टेम्पल पर जाने लगता है। शांता कहने लगती है, उफ आज का दिन तो मैं भूल ही गई, रुकिए आप 2 मिनट में रेडी हो जाऊंगी मैं। विजय कुमार कहने लगता है, नहीं नहीं तुम घर में ही रहो, और वैसे भी मेरे पास तो अलेक्सा है ना, इससे टाइम पास हो जाएगा मेरा। इस तरह से दूसरे गाँव पर जाने लगता है। अब विजय कुमार घर में ना होने की वजह से बेचारी शांता बहुत अकेलापन महसूस करने लगती है। हर रोज विजय कुमार शांता से कहता था कि आज मुझे ये डिश बना कर दो। खैर दूसरे दिन विजय कुमार वापस अपने घर पर आता है। शांता पूछने लगती है कि कैसा रहा आपका सफर। विजय कुमार कहने लगता है, अरे यार क्या बताऊं मैं, उस जगह पर ना वाईफाई है ना नेटवर्क, और ऊपर से इस अलेक्सा की चार्जिंग भी खत्म। बिना तुम्हारे बहुत ही बोर फील हुआ मैं, तुम फटाफट से इस अलेक्सा को चार्जिंग पर रख दो। तो यहाँ पर शांता एक कांड कर देती है। बाद में विजय कुमार के पास आकर कहने लगती है, अरे वो अलेक्सा तो आपके बैग में मौजूद नहीं। विजय कुमार कहने लगता है, मैंने तो अपने बैग में ही रखा था, इस तरह से ये चेक करने पर अलेक्सा इसके बैग में मौजूद नहीं होती। सोचने लगता है कि मैंने अलेक्सा को कहाँ पर रख दिया। तभी 2 कचरे वाली औरतें वहाँ से गुजरते हुए शांता को हाय हल्लो बोलने लगते हैं। तो ये देखकर विजय कुमार को सब कुछ समझ में आ जाता है कि शांता ने उस अलेक्सा को कचरे में फेंक दिया। समझ जाता है कि शांता विजय कुमार को कितना मिस कर रही थी, और विजय कुमार को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि एक छोटी सी डिवाइस आने की वजह से मैं अपनी पत्नी को भूल गया। इस तरह से इसको हक करके सॉरी बोलने लगता है। बाद में ये दोनों एक छोटे से रेस्टोरेंट पर जाने लगते हैं। ये दोनों जब कुछ ऑर्डर करने ही वाले होते हैं तो तभी उस रेस्टोरेंट के पास एक लड़की आती है, और वो भी बहुत ही घबराई सी बाइक की चाबी मांगने लगती है। लेकिन ये दोनों उस लड़की को इग्नोर कर देते हैं। कहानी का मैसेज ये है कि आजकल डिवाइसेस आने की वजह से इंसान अपने रिलेशनशिप्स को भूल चुका है। रिलेशनशिप में वो इमोशंस ही नहीं रहे। उसके बाद तीसरी कहानी स्टार्ट होती है। तीसरी कहानी में अभी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत ही गंभीर सोच में डूबी होती है। बात यह है कि जब अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी तो उस वक्त ये एक लड़का अभी से बहुत प्यार करने लगा था। ये क्या 2 साल गुजरने के बाद वो लड़का अभी को प्रपोज किया। उस लड़के का नेचर देखकर अभी भी उससे प्यार करने लगी। कुछ दिन गुजरने के बाद अभी का बीएफ आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जाने लगता है, लेकिन अभी को ये बात पसंद नहीं होती। एक साथ रहकर यहीं पर छोटी मोटी जॉब कर लेंगे, लेकिन अभी की बीएफ की यही ख्वाहिश होती है कि ये अमेरिका जाकर पढ़ाई करके वहाँ पर जॉब हासिल करे। अभी से कहने लगता है कि तुम मेरा इंतजार करते रहना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। सो इस तरह से 3 साल के बाद अभी का बीएफ वापस इंडिया आता है, और इसी तरह यहाँ पर अभी के घर वाले और उसके बीएफ के घर वाले भी इन दोनों की शादी से राजी हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद शादी भी फिक्स कर लेते हैं। एक दिन अभी और उसका बीएफ एक छोटे से कैफे पर जाने लगते हैं, और यहाँ पर एक और बात यह है कि इन दोनों के रिलेशनशिप में अभी के बीएफ का ही डोमिनेशन होता है। मतलब अभी का बीएफ जो बोलता है अभी के लिए वही पत्थर की लकीर है।
अभी जो भी करना चाहती है इसके बीएफ का परमिशन लेना चाहिए। अभी के बीएफ की यही इच्छा होती है कि अभी के साथ शादी करके इसको भी अमेरिका ले जाएगा। खैर जब अभी और उसका बीएफ बातचीत कर रहे होते हैं, अभी कहने लगती है कि तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, क्या तुम पूरा करोगे? बीएफ पूछने लगता है हाँ बताओ तो सही। अभी कहने लगती है क्या हम दोनों फिजिकल हो सकते हैं, और वैसे भी कुछ दिनों के बाद हम दोनों की शादी होने वाली है, शादी के बाद तो वही करेंगे ना। बीएफ भी इसके लिए मान जाता है और इसी तरह इसके पास एक आइडिया होता है कि वैसे भी हम दोनों प्री वेडिंग शूट के लिए रिसोर्ट पर जाने वाले हैं ना, तो प्री वेडिंग शूट खत्म होने के बाद हम ये चीज ट्राई कर सकते हैं। तो अभी को भी ये आइडिया पसंद आता है। सो दूसरे दिन प्री वेडिंग शूट पर ये दोनों किसी लोकेशन पर जाकर शूट वगैरह करके वहीं पर एक रिसोर्ट में स्टे करके कांडवान करने लगते हैं। वहाँ से वापस आने के बाद अभी बहुत ही गुमसुम सी रहने लगती है। इसकी चुप्पी को देखकर इसके घर वाले पूछने लगते हैं कि जब से तुम शूट के बाद घर वापस आई हो, गुमसुम सी बैठी हो, कुछ दिनों के बाद तुम्हारी शादी है, क्या हुआ तुम्हें? अभी कहने लगती है कि माँ मुझे ये शादी नहीं करनी। अभी के माँ बाप कहने लगते हैं अरे तुमने तो उस लड़के से प्यार किया और तुमने कहा उससे शादी करना चाहती हो, लेकिन अब मना कर रही हो, यह क्या बात हुई? अभी कहने लगती है कि माँ हम दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है और इसी तरह प्री वेडिंग में हम दोनों ने कांड किया, मुझे उस बंदे से सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। यह सुनने के बाद इसके घर वाले शॉक में रह जाते हैं, लेकिन अभी का फादर अभी की फीलिंग्स को समझकर कहने लगता है जैसे तुम्हारी मर्जी। एक्चुअली उस रात अभी का बीएफ 4 मिनट ही टिक पाता है और उसी तरह बिना अभी के फीलिंग्स की रेस्पेक्ट किए ये खुद डोमिनेट करने लगता है। तो इसीलिए अभी ने सोच लिया कि लाइफ लॉन्ग इसके साथ मैं कैसे जिंदगी गुजार पाऊंगी, जो मेरे फीलिंग्स की कदर ही नहीं करता। उसके बाद 4th स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ पर रुचि नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। फिलहाल रुचि जॉगिंग करते हुए अपने अपार्टमेंट के पास जाने लगती है। सच में इसका जो फ्लैट होता है ना वो हाई सोसाइटी के अपार्टमेंट में होता है। इतने बड़े फ्लैट में रुचि अकेली रहती है। अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके कहने लगती है कि आज मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, क्लाइंट्स के सामने आज मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है। अगर यह असाइनमेंट पूरा हुआ तो हम दोनों अमेरिका जा सकते हैं, अगर हम यहीं पर रहेंगे तो हमारे घर वाले हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। अमेरिका जाएंगे तो हम दोनों को वहाँ पर रोकने वाला कोई भी नहीं होगा, हम दोनों हमारी लाइफ अच्छे से गुजार पाएंगे। लेकिन शायद रुचि के बीएफ को अमेरिका आना पसंद नहीं होता। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। रुचि गुस्से में आकर अपना फोन काट देती है। थोड़ी देर के बाद रुचि की घर की घंटी बजने पर जब रुचि दरवाजा ओपन करती है तो उसके घर में एक बंदा आता है। ये बंदा और कोई नहीं रुचि का छोटा भाई होता है। घर में बिरयानी बनी होती है, वही बिरयानी रुचि को लाकर देने लगता है। कहने लगता है कि अरे दीदी और कितने दिन बिना शादी के ऐसे ही रहोगी, घर वाले मेरे फ्रेंड्स सारे लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं कि कब तुम्हारी बहन की शादी है। रुचि कहने लगती है कि मैं इसी बात से सेपरेट आ चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर भी तुम लोग मुझे अकेला नहीं छोड़ते। मुझे पता है मॉम डैड ने तुम्हें मेरे पास भेजा शादी की बात करने के लिए ही। इस तरह से डांट डपट कर अपने भाई को वहाँ से भेज देती है। बाद में रुचि फटाफट से रेडी शेडी होकर अपने ऑफिस पर जाने लगती है। तभी लिफ्ट में इसको अपने घर की काम वाली बाई नजर आती है। डांटने लगती है कि अगर तुम इतना लेट से आओगी तो घर के काम कब करोगी? हर रोज तुम जानबूझकर लेट ही आती हो, आज आने की जरूरत नहीं है, शाम में आ जाओ। तभी उस लिफ्ट के पास 2 बुजुर्ग आते हैं। रुचि को देखकर कहने लगते हैं कि बेटा हम दूसरे गांव पर जा रहे हैं, क्या तुम हमें रेलवे स्टेशन के पास ड्रॉप कर दोगी? रुचि कहने लगती है अरे नहीं अंकल, मुझे ऑफिस में जरूरी मीटिंग है, सॉरी आप कैब बुला लो। इस तरह से फटाफट से लिफ्ट के जरिए से अपनी गाड़ी के पास जाती है। गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इसकी कार स्टार्ट ही नहीं होती। थोड़ी देर तक स्टार्ट होने के बाद जब आगे मूव करती है तो वहाँ का वॉचमैन बहुत ही लेट से गेट ओपन करने लगता है। मतलब इस वॉचमैन के हाथ में एक रिमोट होता है, उस रिमोट के जरिए से गेट को ओपन करने की कोशिश करने लगता है। रुचि वॉचमैन को भी डांटने लगती है। बाद में रुचि किसी भी तरह से फटाफट से अपने ऑफिस में पहुंच जाती है। जब प्रेजेंटेशन के लिए रेडी कर रही होती है तो तभी इसको एक बात याद आने लगती है कि घर में ये कुछ भूल आई। उसी वक्त दूसरे क्लाइंट्स आने की वजह से रुचि अपना प्रेजेंटेशन देने लगती है, लेकिन उसी टेंशन की वजह से ये अपना प्रेजेंटेशन ढंग से दे नहीं पाती। बीच में ही कैबिन से बाहर आकर अपनी काम वाली बाई को कॉल करके पूछने लगती है कि तुम कहाँ पर हो। अब ये काम वाली बाई रुचि के ऊपर गुस्से से झूठ कहने लगती है कि मैडम आप ही ने कहा था ना शाम में आने के लिए, तो मैं यहाँ से चली गई। बाद में उन बुजुर्ग कपुल्स को कॉल करने लगती है, लेकिन वो दोनों तो रुचि का फोन पिक ही नहीं करते, इनको तो लिफ्ट ही नहीं दिया उसने। इसी घबराहट में रुचि अपने ऑफिस से बाहर आने लगती है। तभी एक स्कूटी वाली बंदी इसको ठोक देती है। वो स्कूटी वाली बंदी और कोई नहीं अभी होती है।
मतलब अभी भी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचते हुए ड्राइविंग कर रही थी। सडनली रुचि इसकी गाड़ी के सामने आ गई। खैर रुचि इस चीज को इग्नोर करके अपनी कार लेकर अपने घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन बीच रास्ते में ही इसकी गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाती है। तो कुछ ऑटो वालों को रोकने की कोशिश करने लगती है। तभी रुचि के पास वो ऑटो वाला बंदा आता है जो आमी के पास आया था। अभी भी इसने अपनी आदत नहीं बदली होती। रुचि को देखकर अपने आप को सजने संवारने लगता है। इस ऑटो वाले बंदे की हरकतें देखकर रुचि इसको डांटने लगती है, क्या कभी तुमने लड़की नहीं देखी, रास्ता देखकर ड्राइविंग करो। अब इस ऑटो वाले बंदे को गुस्सा आकर डीजल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप के पास जाता है। वहाँ तो बहुत ही लंबी लाइन होती है। अब रुचि इस ऑटो वाले बंदे को गोली मारकर दौड़ते दौड़ते ही अपने अपार्टमेंट के पास जाने लगती है। तभी रास्ते में इसको एक छोटा सा कैफे नजर आता है। इस कैफे के अंदर आकर ओनर से बाइक की चाबी मांगने लगती है और इसी कैफे में शांता और विजय कुमार बैठे होते हैं। कैफे वाला बंदा कहने लगता है, अरे बेटा मेरी गाड़ी तो पंचर है। सो दोबारा रुचि अपने घर की ओर दौड़ लगाने लगती है। दूसरी तरफ एक और लड़की कहीं पर जाने के लिए एक ऑटो को रोकने लगती है। वो ऑटो और किसी के नहीं, वही ऑटो वाला बंदा होता है जो आमी और रुचि से मिला था। इस बार भी ये ऑटो वाला बंदा अपना मिरर उस लड़की की तरफ घुमाने लगता है, लेकिन तभी इसको आमी और रुचि की गालियां याद आकर मिरर को उल्टा घुमा देता है कि नहीं, आज के बाद मैं किसी भी लड़की को नहीं देखूंगा, रास्ता देखकर ही ड्राइविंग करूंगा। इस तरफ रुचि फटाफट से अपने फ्लैट पर आकर किचन में जाकर गैस चेक करने लगती है। एक्चुअली ऑफिस पर जाने से पहले इसने गैस पर कुछ रखा था और ये चीज भूल गई। तो रुचि देखती है कि गैस तो ऑफ ही है। सोचने लगती है कि मैं तो गैस ऑफ नहीं किया तो किसने किया। तभी रुचि के पास आमी आती है। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि आमी और रुचि रिलेशनशिप में है। आमी अपने इंटरव्यू में पास होकर रुचि के घर पर आती है तो देखती है कि गैस ऑन ही है। तभी ये गैस ऑफ कर देती है। इन दोनों के बीच यही बातें हो रही थी कि अगर रुचि का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ये अमेरिका चली जाएगी, आमी भी इसके साथ आएगी। लेकिन आमी यहीं पर रहना चाहती है। आमी को हक करके रुचि भी कहने लगती है कि हम दोनों कहीं पर नहीं जाएंगे, हम दोनों यहीं पर रहेंगे, चाहे ये सोसाइटी हम दोनों को एक्सेप्ट करे या ना करे। शायद ये दोनों कान करने वाले होते हैं, इसीलिए आमी कैमरे को पलटा देती है और उसी दीवार के पास हम चूंटियों को देखते हैं। मतलब जहाँ से शुरू हुई वहीं पर खत्म होती है। इस तरह से ये 4 कहानियाँ यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।